जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम एक बार से देखने वाले हैं CISF HCM 2019 पेपर के एग्ज़ाम का एनालिसिस। और आज है दोस्तों 6 अगस्त। ये 6 अगस्त को CISF HCM की लास्ट डे का एग्ज़ाम था। एक इम्पोर्टेंट सेशन जिसमें 6 अगस्त के सभी शिफ्टों से महत्वपूर्ण जो भी जीके जीएस के प्रश्न बन सकते हैं, इन सभी का हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। दोस्तों कुछ इस तरह से प्रश्न रहेंगे, इन सभी का हम अध्ययन करेंगे। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। इससे पहले जिस भी विद्यार्थी ने CISF फायरमैन का फॉर्म फिल किया है, तो उसके लिए भी ये क्लास शानदार साबित होने वाली है। तो दोस्तों आज है 6 अगस्त और 6 अगस्त को CISF HCM के सभी शिफ्टों का एनालिसिस शुरू करेंगे। चलते हैं बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, भारत के संविधान में दोस्तों पूछा गया था कि जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। दोस्तों अगर बात कर लें यहाँ पर हम संवैधानिक उपचारों के बारे में, तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये आपका अनुच्छेद 32 में मिलता है। किस में मिलता है दोस्तों? अनुच्छेद 32 में। और इसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दोस्तों इसको संविधान की आत्मा भी कहा गया है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का सरकार हनन करती है तो संवैधानिक उपचारों के तहत आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों आपको 5 प्रकार की रिट जारी करके देगा। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखें। इसके अतिरिक्त दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 54 की। तो 54 में लिखा है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो किस प्रकार से होगा? एकल संक्रमणी मत पद्धति के तहत। ठीक है, ये लिखा है। अनुच्छेद 45 जो कि DPSP के अंतर्गत आता है दोस्तों, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, DPSP के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसमें दोस्तों अनुच्छेद 45 में लिखा है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे इनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा राज्य। ठीक है, और अब आपका ये मौलिक अधिकार भी बन चुका है जो कि आर्टिकल 21A में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे ये हो जाएगा आपका प्रश्न का उत्तर जो कि अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल अगर 19 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हमको कुल मिलाकर के 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र मिलता है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात डैश नदी पर स्थित है। यानी कि यहाँ पर हमको रिक्त स्थान के स्थान पर भरना है कि कौन सी नदी है जहाँ पर हमारा धुआंधार जलप्रपात स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे अमरकंटक से निकलने वाली नदी है जिसका नाम है नर्मदा, और नर्मदा पर स्थित है दोस्तों आपका धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, और ये जो धुआंधार जलप्रपात है ये आपका MP में स्थित है। कहाँ पर? MP में। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर बात कर लेते हैं गोदावरी की, तो दोस्तों ये गोदावरी जो है ये आपकी नासिक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नासिक से। इंपॉर्टेंट है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। इसके अतिरिक्त अगर कावेरी की बात की जाए तो दोस्तों ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ आपकी कर्नाटक में पड़ती हैं, ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है और दोस्तों यहीं से कावेरी नदी निकलती है। तो MP की बात कर ली जाए तो वहाँ पर नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी पर आपकी 2 परियोजनाएं स्थित हैं। इनमें से आपकी एक सरदार सरोवर परियोजना, कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना है दोस्तों, ये आपकी गुजरात में हो जाएगी। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों ओंकारेश्वर बांध, कौन सा? ओंकारेश्वर बांध भी हो जाएगा, ये भी एक परियोजना है, ये आपकी MP में स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आज आपसे पूछा गया था कि एसिटिक अम्ल में एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। अगर दोस्तों बात कर लेते हैं एसिटिक अम्ल की, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है, CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH। तो अगर इसके फॉर्मूले का जिक्र किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर आपको कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, तो आप देखेंगे कि सर यहाँ पर हमको 2 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो भी एसिटिक अम्ल का एक अणु होगा दोस्तों, जो एसिटिक अम्ल है इसका पूरा एक अणु इसको कहा जाएगा CH3COOH को। ठीक है, तो इस आधार पर आपका ऑक्सीजन के 2 परमाणु यहाँ पर स्थित हो जाएंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। एसिटिक अम्ल के एक अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों हाइड्रोजन परमाणुओं के बारे में, तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे क्योंकि H3 यहाँ पर और एक H यहाँ पर है। अगर कार्बन की बात कर ली जाए तो दोस्तों कार्बन के भी आपके 2 परमाणु होते हैं। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन के आपके 2 परमाणु होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यहाँ पर 2 परमाणु होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, खादर एक प्रकार की जलोढ़ मृदा है और नई जलोढ़ है, तो और ये किसके द्वारा जमा की जाती है? ऐसा क्वेश्चन आया था
की और द्वारा जमा की जाती है, यानी कि किसके द्वारा जमा की जाती है। तो अगर बात कर लें दोस्तों जलोढ़ मृदा की, जब नदियों में तेज उफान आता है और तेज उफान के साथ साथ नदियां क्या लाती हैं, मिट्टी लाती हैं, और जो गीली सी मिट्टी होती है उसको कहा जाता है जलोढ़ मृदा। तो याद रखेंगे जब नदियों में उफान आएगा तो क्या आएगा दोस्तों, नदियों में बाढ़ आ जाएगी। इस प्रकार से बाढ़ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखेंगे खादर एक प्रकार की जलोढ़ मृदा है और नई जलोढ़ का निर्माण नदियों की बाढ़ से जमा होता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर बात कर लें बारिश से, तो क्या हो जाता है, मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी का बारिश से कटाव होता है। इसको भी याद रखेंगे। हिमपात क्या होता है, ये होता है आपका बर्फबारी। क्या होता है दोस्तों, ये आपकी बर्फबारी होती है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे हवा की बात करें तो हवा से भी आपकी मिट्टी का कटाव होता है। ये आपके जो आपका एरिया होता है मरुस्थल वाला, वहां पर आपका कटाव होता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर बाढ़ हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की विमाएं ऊर्जा की विमाओं के समान होती हैं। तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं शक्ति, किसकी, शक्ति की, यानी कि ऊर्जा की। तो जो ऊर्जा की विमाएं होती है दोस्तों, ये आपकी होती हैं Ml2T-2। क्या होती है, Ml2T-2, ये विमा होती है। और अगर बात कर लें इस ऑप्शन में कौन सी विमा है जो Ml2T-2 के बराबर होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बल आघूर्ण। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल आघूर्ण इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको बल आघूर्ण नहीं दिया होगा तो आप लगा सकते हैं जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण आप लगा सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका बल आघूर्ण होगा। जो जड़त्व होता है दोस्तों, ये आपकी एक ना तो भौतिक राशि है, ना ही इसका कोई मात्रक और ना ही कोई विमा होती है। ठीक है, लेकिन जड़त्व आघूर्ण हो सकता है जब आपको ऑप्शन में बल आघूर्ण ना दिया जाए। और बल आघूर्ण की विमा की बात कर लें दोस्तों, ये आपकी Ml2T-2 होती है। एज इट इज जैसी आपकी ऊर्जा की होती है और सेम आपकी बल आघूर्ण की हो जाती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बल आघूर्ण। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है mg नरेगा। mg नरेगा संक्षिप्त रूप में दूसरा अक्षर बाएं से जी का क्या अर्थ है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर mg नरेगा लिखा हुआ है। क्या लिखा है, आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे। देखो ये हो गया आपका mg नरेगा। ठीक है, mg नरेगा। और mg नरेगा में कह रहा है कि बाएं से दूसरा अक्षर जो जी है, यानी कि यहाँ पर हमको 2 जी दे रखे हैं। देखो यहाँ पर अगर पेन कलर कर चेंज करके देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक जी है आपका और एक ये जी है। तो दोस्तों इन दोनों में हमें कंफ्यूज होता है कि बायां कौन होता है। तो सीधा आपका जो सीधा हाथ होता है वो आपका दायां होता है। कैसा होता है, दायां होता है। और यहाँ पर हो जाता है आपका बायां। ठीक है, इसी तरह से एज इट इज क्वेश्चन आया था। तो अगर बात कर लें बायां की दूसरा अक्षर, ठीक है, बाईं ओर से दूसरा अक्षर कह रहा है, तो यहाँ पर mg का मतलब क्या होता है दोस्तों, महात्मा गांधी होता है। क्या होता है, m का मतलब महात्मा होता है। ठीक है, महात्मा होता है। इसका भी हम इतिहास बताएंगे किस प्रकार से। और जी का मतलब दोस्तों होता है गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको कहीं भी ऑप्शन में गांधी नहीं दे रखा है। तो हमसे क्वेश्चन जो ये वाला जी है, ये वाला जी है, इसका अर्थ पूछा है। तो अगर इसके अर्थ की बात करें तो इसको हम किस प्रकार से देखेंगे। अगर ये लास्ट वाले जी की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज लिखी है, जो हमने mg नरेगा लिखा है, इसका पूर्ण रूप यहाँ पर लिखा है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट और आपका गारंटी एक्ट। ठीक है, तो ये जी जो है, ये वाला जी है, इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों गारंटी। क्या हो जाएगा, गारंटी। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जो कि सही उत्तर है। यहाँ पर गारंटी दे रखा है। ठीक है, और अगर बात कर लें mg का मतलब दोस्तों महात्मा गांधी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस एक्ट के बारे में। तो ये जो एक्ट था ये आपका दोस्तों 2005 में आया था। कब आया था, 2005 में। और सरकार ने जब इसको अप्रूवल दे दिया तो दोस्तों 2 अक्टूबर, याद रखेंगे 2 अक्टूबर 2006 को ये नरेगा पूरे भारत में लागू हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, हमने कहा आपसे नरेगा, क्या कहा, नरेगा। अभी ये मनरेगा नहीं बनाए। अब 2009 आते आते 2 अक्टूबर 2009 को भारत सरकार के द्वारा, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा आपका नरेगा को क्या बना दिया जाता है, मनरेगा बना दिया जाता है। यही इसका इतिहास है। और मनरेगा के तहत दोस्तों आपका एक व्यक्ति को 100 दिन रोजगार देने का प्रावधान है 1 वर्ष में। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गारंटी हो जाएगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट और गारंटी एक्ट। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो जी का अर्थ क्या हो जाएगा, गारंटी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। तो अगर दोस्तों बात कर लेते हैं मार्स गैस के बारे में, तो जो मार्स गैस होती है इसको मीथेन को जाना जाता है। किसको जाना जाता है दोस्तों, मीथेन को। क्यों जाना जाता है इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर मार्स की बात करें तो मार्स का मतलब होता है मंगल। क्या होता है, या अगर हमारे ग्रहों की तुलना में देखा जाए मंगल। और मंगल पर जो सर्वाधिक गैस पाई जाती है, जो मंगल पर सर्वाधिक गैस पाई जाती है वो दोस्तों आपकी मीथेन है। इसी कारण मीथेन को हम क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर मीथेन हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं मीथेन के सूत्र की, तो दोस्तों
CH3 होता है, क्या सॉरी CH4 होता है। क्या होता है मीथेन का सूत्र? CH4 होता है। और जो मीथेन गैस होती है दोस्तों, ये धान के खेत से निकलती है। किससे निकलती है? धान के खेत से। ऐसा भी क्वेश्चन आपका 23 जुलाई में जो SSC सॉरी जो आपका CISF SCM है इसने पूछा था। तो मीथेन धान के खेत से निकलती है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात कर लेते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन जो होता है दोस्तों, ये आपका Cl होता है। क्या होता है? Cl। और ये आवर्त सारणी में 17वें स्थान पर आता है। ये एक हैलोजन तत्व है। अगर बात कर लेते हैं एथेन की, तो एथेन को दोस्तों C2H5 के नाम से लिखते हैं। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर मार्स गैस कौन सी हो जाएगी? मीथेन हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से निम्नलिखित में से कौन से विटामिन संश्लेषित होते हैं? तो अगर बात कर लेते हैं सूर्य के प्रकाश की, जब भी दोस्तों बात आती है सनलाइट के बारे में, किसके बारे में? सूर्य प्रकाश के बारे में। तो दोस्तों सूर्य प्रकाश से हमेशा हमको कौन सी विटामिन मिलती है? तो ये आपकी विटामिन डी हो जाती है। कौन सी हो जाती है? विटामिन डी, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अगर बात कर लेते हैं विटामिन के बारे में, तो दोस्तों विटामिन की जो चर्चा है सर्वप्रथम 1912 में सर्वप्रथम 1912 में CM फंक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? CM फंक के द्वारा, ठीक है। ये विटामिन की चर्चा की गई थी। और दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो विटामिन होता है ये हमें कोई ऊर्जा नहीं देता है। क्या नहीं देता है? क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे दोस्तों कि विटामिन हमें ऊर्जा देता है कि नहीं देता है। तो इस प्रकार से ये आपका ऊर्जा कभी नहीं देगा। जो भी विटामिन होंगे ये ऊर्जा नहीं देते हैं, ठीक है। ये आपके ये वृद्धि में सहायक होते हैं। कैसे? जो आपकी शारीरिक वृद्धि होती है इसमें सहायक होते हैं। ये आपको कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करते। तो इस प्रकार से सूर्य प्रकाश की बात की जाए दोस्तों, ये आपका विटामिन डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे एक और चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर विटामिन BC, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे आप लोग विटामिन BC और आगे लिखेंगे ADE, ठीक है। ये भी आपके सारे के सारे विटामिन हैं। तो अगर दोस्तों BC की बात की जाए तो ये आपकी जल में घुलनशील है। कहाँ पर? जल में। और जबकि ADE ये अडेक को बात करेंगे तो बस तो ये दोस्तों आपकी वसा में घुलनशील है। कहाँ पर? वसा में। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो विटामिन डी जो होता है दोस्तों, ये आपका क्या है? ये आपका संश्लेषित होता है सूर्य के प्रकाश से, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने निम्नलिखित में से किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व किया था? अगर बात कर लेते हैं बेगम हजरत महल की, तो ये जो आपके लखनऊ के नवाब थे, ये उनकी अंतिम नवाब की पत्नी थी, ठीक है, बेगम हजरत महल। इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था? 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किया था। और अंत में जब ये हारती हुई प्रतीत हो रही थी तो कहाँ पर चली गई थी? नेपाल चली गई थी, ठीक है। ये आपके अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आई थी, नेपाल चली गई थी। इसके अतिरिक्त दोस्तों बात कर लेते हैं दिल्ली से, तो दिल्ली से आपके अंतिम मुगल बादशाह थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफर दुती। इनका सेनापति था दोस्तों बख्त खां। क्या नाम था? याद रखेंगे, बख्त खां। बख्त खां नामक इनका सेनापति था, क्योंकि जफर तो बूढ़े हो चले थे, इस कारण बख्त खां ने दिल्ली से नेतृत्व किया था, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों अगर बात कर लेते हैं झांसी की, तो झांसी से आपकी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई। महारानी लक्ष्मीबाई को याद रखेंगे, ये खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये वही दोस्तों महारानी लक्ष्मीबाई है जो झांसी से आपकी 1857 में विद्रोह का नेतृत्व करती हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कानपुर से, तो कानपुर की अगर चर्चा कर लें तो दोस्तों कानपुर में आपके नाना साहब थे, ठीक है। कौन थे? नाना साहब, ठीक है। नाना साहब थे, ये भी आपके जब हारते हुए प्रतीत हो रहे थे तो बेगम हजरत महल के साथ कहाँ भाग गए थे? ये भी आपके नेपाल भाग गए थे, ठीक है। और ये आपके दोनों के दोनों बेगम हजरत महल और नाना साहब दोनों कहाँ चले गए थे? नेपाल चले गए थे, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं 1857 की क्रांति की, तो जो 1857 की दोस्तों क्रांति है ये आपकी मेरठ से शुरू होती है। कहाँ से होती है? मेरठ से। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों दीप्त तीव्रता मापने का SI मात्रक क्या है? तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना था। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें दीप्त तीव्रता में कंफ्यूज हो गए। तो दोस्तों जो दीप्त होता है वो क्या होती है? ज्योति होती है। क्या होती है? ज्योति, ठीक है। जो दीप्त होती है वही ज्योति होती है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक आप सभी को पता है क्या होता है दोस्तों? तो ये हो जाता है आपका केंडला। क्या हो जाता है? केंडला। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक केंडला हो जाएगा। अगर बात कर लें मोल की, तो दोस्तों ये पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है। किसका होता है? पदार्थ की जो भी मात्रा होगी इसका मात्रक क्या हो जाएगा? आपका मोल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त एम्पियर की दोस्तों चर्चा की जाए तो एम्पियर आपका विद्युत धारा का मात्रक होता है। किसका होता है दोस्तों? विद्युत धारा का। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे कह रहा है दोस्तों केल्विन। तो अगर केल्विन की चर्चा कर ली जाए तो दोस्तों ये ताप का SI मात्रक होता है। किसका होता है? ताप का SI मात्रक। और जो प्रमुख 7 मात्रक होते हैं उनमें से ये सारे के सारे जो भी ऑप्शन 4 दे रखे हैं ये आपके सारे के उन्हीं में शामिल होते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे जो दीप्त तीव्रता यानी कि ज्योति तीव्रता इसका मात्रक हो जाएगा केंडला। यही इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है कि रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति हैं, यानी कि कौन से राष्ट्रपति हैं? 12वें, 13वें, 12वें, 11वें, 13वें, 14वें। तो अगर बात कर लें रामनाथ कोविंद के बारे में, दोस्तों इनका कार्यकाल आपका 2017 से 2022 तक रहा। और दोस्तों इन्होंने भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, ठीक है। 14वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। अगर बात कर लेते हैं फर्स्ट राष्ट्रपति की, तो दोस्तों आपके राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? राजेंद्र प्रसाद।
ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट थे। इसके अतिरिक्त अगर वर्तमान में बात कर ली जाए तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में आपकी राष्ट्रपति हो जाएंगी। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है 1 अप्रैल 2019 को निम्नलिखित में से किस बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया था। तो अगर चर्चा कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो दोस्तों ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और देना बैंक, इनमें से कौन सा ऑप्शन बैंक ऑफ बड़ौदा का सही उत्तर होगा। तो आप लोग याद रखेंगे जो बैंक ऑफ बड़ौदा है यानी कि BOB के नाम से इसको जानते हैं। और दोस्तों 2019 में इसमें 2 बैंकें विलय हुई थी। एक थी आपकी दोस्तों विजया बैंक, कौन थी याद रखेंगे, एक आपकी विजया बैंक थी। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपकी जो दूसरी बैंक थी वो आपकी थी देना बैंक। ठीक है, ये दोनों की दोनों बैंकें आपकी कहाँ पर मिली थी, बैंक ऑफ बड़ौदा में मिली थी। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में दोस्तों आपकी देना बैंक और विजया बैंक मिली थी। तो यहाँ पर ऑप्शन में देना बैंक दे रखा है, यही इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अगर बात कर लेते हैं अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तो ये हो जाएगी दोस्तों गुरु शिखर। क्या हो जाएगी, गुरु शिखर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर बात कर लेते हैं इसकी हाइट की, तो ये दोस्तों आपकी 1722 मीटर है। कितनी है दोस्तों, 1722 मीटर, लगभग आपकी 5200-5300 फीट के आसपास होगी। ठीक है, 1722 मीटर होगी, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर दोस्तों बात कर लेते हैं अनाईमुड़ी के बारे में, तो दोस्तों ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी, आपकी अनाईमुड़ी हो जाएगी। और इसकी जो हाइट है वो दोस्तों 2697 मीटर है। कितनी है, 2697 मीटर। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। कहीं कहीं इसका 2696 मिलता है या फिर कहीं कहीं 2697 मिलता है। तो अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। आगे कह रहा है दोस्तों दोदा बेटा। तो दोदा बेटा की बात की जाए तो दोस्तों ये आपकी नीलगिरी की कौन सी पर्वत श्रेणी है, ये भी आपकी पश्चिमी घाट का हिस्सा है, नीलगिरी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट आपकी दोस्तों 2637 मीटर है। कितनी है, 2637 मीटर। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। तो कह रहा है अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों क्या है, गुरु शिखर है। और ये कहाँ पर स्थित है, याद रखेंगे माउंट आबू में। कहाँ पर, याद रखेंगे दोस्तों माउंट आबू में। ठीक है, माउंट आबू में स्थित है जो कि आपका राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है जो कि कहाँ पर है दोस्तों, ये आपकी राजस्थान में है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत का कौन सा स्थान था। तो अगर दोस्तों बात कर लेते हैं 2019 की, ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि ये आपके CISF SCM के 2019 के ही पेपर हो रहे हैं। तो यही इस कारण आपका 2019 के करंट अफेयर पूछा गया। इस कारण से अगर बात कर लेते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, तो 2019 में दोस्तों भारत का स्थान था 102वां। कौन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, 102वां स्थान था। और इसको जारी कौन करता है, तो जर्मनी की एक संस्था है जिसका नाम है ग्लोबल हंगर हेल्प। क्या नाम है दोस्तों, ग्लोबल हंगर हेल्प नाम इसका है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ग्लोबल हंगर हेल्प नामक एक संस्था है जो कि जर्मनी की है और ये प्राइवेट संस्था है। यही आपकी क्या करती है दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करती है। और 102वां स्थान 2019 में भारत का आया था। जबकि बात कर लेते हैं 2021 में दोस्तों, तो हमें 116 देशों में 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 102 2019 के अनुसार वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान था। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है फरवरी 2020 में भारतीय रेलवे ने अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील आरंभ किया है। रेस्टोरेंट का उद्घाटन रेलवे स्टेशन प्रशासनिक क्षेत्र में किया है। यानी कि ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जहां पर दोस्तों रेस्टोरेंट ऑन व्हील परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका आसनसोल। और आसनसोल कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगर बात करते हैं त्रिवेंद्रम शेल्टर की, तो दोस्तों ये आपका केरल में पड़ता है। कहाँ पर, केरल में। और चेन्नई आपका तमिलनाडु में होती है। कहाँ पर दोस्तों, ये भी याद रखेंगे, तमिलनाडु में। केरल में आपका त्रिवेंद्रम हो जाएगा। आसनसोल में आपका रेस्टोरेंट ऑन व्हील परियोजना शुरू की गई है और दोस्तों 2020 में की गई थी। और इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल आसनसोल हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं कटक रेलवे स्टेशन की, तो दोस्तों ये आपका उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर है, उड़ीसा में। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल का आधिकारिक निवास एक भूमिगत बंकर संग्रहालय स्थित है। यानी कि दोस्तों अभी 2016 में करंट अफेयर में चर्चा में रहा था। और दोस्तों अगर बात कर लेते हैं 2016 में, तो महाराष्ट्र में जब ये जो राज्यपाल का जो भवन था उसकी जो जब नीचे खुदाई की गई, तो वहाँ पर एक भूमिगत बंकर मिला था। और उसी बंकर संग्रहालय का आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल के भवन में हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र का जो ऑफिशियल राज्यपाल भवन है, जो महाराष्ट्र का ऑफिशियल राज्यपाल भवन है, यही इसी के अंतर्गत आपका क्या है, भूमिगत बंकर संग्रहालय मिला हुआ है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये अंग्रेजों के ज़माने का था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ रहा है कलम बांधना, ग्राफ्टिंग और डैश उद्यानिक
तकनीकी है जिसका उपयोग 2 या 2 से अधिक पौधों के भागों को जोड़ने में किया जाता है ताकि वे एक ही पौधे के रूप में विकसित हो सकें। तो दोस्तों अगर बात करते हैं कलम बांधना, जैसे दोस्तों ग्राफ्टिंग कहते हैं, इसके अतिरिक्त होती है एक आपकी कर्तन। क्या होती है? कर्तन। दोस्तों जब जिस प्रकार से हम अपने पौधों को काट के कर्तन करके उनको एक पौधे में सेट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? कलम बांधना या फिर कर्तन कहा जाता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यही इसका सही उत्तर है। अगर दोस्तों बात कर लेते हैं किस प्रकार से करते हैं कलम बांधने की प्रक्रिया, तो देखो यहाँ पर एक आम का पेड़ दे रखा है और यहाँ पर एक अलग प्रकार के आम का पेड़ है। तो इन दोनों में क्या किया, यहाँ पर एक आराम से यहाँ पर कट लगाया इस प्रकार से, और इस प्रकार से जब कट लगाया तो इसी में आपके बीच में फांस के इसको क्या कर दिया? टैपिंग कर दिया। तो इस प्रकार से ये होती है कलम बांधने की तकनीक। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्तन। ठीक है, कर्तन के साथ और क्या होती है? ग्राफ्टिंग होती है। ये दोनों की दोनों दोस्तों आपकी कलम बांधने की तकनीकियां हैं और इसके तहत एक पौधे में 2 से अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं, 2 से अधिक शाखाएं निकाली जा सकती हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है बाक्साइड को डैश में घोलकर फिटकरी बनाई जाती है। तो दोस्तों बाक्साइड को किस में घोलेंगे तो आपकी क्या बन जाएगी? फिटकरी बन जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगर बात कर लेते हैं Al2O3 प्लस H2SO4, इसकी जब अभिक्रिया होती है, इसको जब गर्म किया जाता है ताप पर, तो आपकी फिटकरी बनती है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। ये सारा का सारा फिटकरी का फॉर्मूला होता है और ये आपकी बनती है किससे दोस्तों? ये होता है आपका बॉक्साइड जिसे हम एल्यूमिना कहते हैं, जबकि दूसरा H2SO4 इसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारतीय राष्ट्रपति पद के लिए पात्रता मानदंड के रूप में घोषित किया गया है? यानी कि कह रहा है किस अनुच्छेद में दोस्तों भारतीय राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु दे रखी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका 50 हो जाएगा। कह रहा है जो 58 में दोस्तों आपकी राष्ट्रपति पद की अर्हताएं हैं, वो दिवालिया न हो, संविधान का अच्छा जानकार हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है। ये सारी की सारी जो अर्हताएं हैं अनुच्छेद 58 में दे रखी हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगर बात कर लेते हैं अनुच्छेद 60 की, तो दोस्तों यहाँ पर प्रेसिडेंट के किसके शपथ के बारे में जिक्र मिलता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 52 में बात करें तो लिखा है कि भारत का एक प्रेसिडेंट होगा, यानी कि क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये कहाँ पर लिखा है तो याद रखेंगे अनुच्छेद दोस्तों आपका 52 में लिखा है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 56 में क्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पर छाप के बता सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 56 में क्या है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है यमुना की सहायक नदी चंबल निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, क्या पूछा दोस्तों? नहीं गुजरती है। तो अगर बात कर लेते हैं चंबल के बारे में, तो दोस्तों जो चंबल है ये मध्य प्रदेश में इंदौर के पास जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जाना पाव की पहाड़ियों से। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है आपकी कौन सी नदी? चंबल नदी। और ये कहाँ पर होती है? मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है, याद रखेंगे इंदौर में, इंदौर के आसपास के क्षेत्र में जाना पाव की पहाड़ियों से। तो जब ये मध्य प्रदेश में जाती है तो उसके साथ दोस्तों यहाँ से जाती है राजस्थान होते हुए। ठीक है, सबसे पहले एमपी में जाएगी। ठीक है, एमपी के बाद दोस्तों राजस्थान जाएगी। कहाँ जाएगी? राजस्थान। उसके अतिरिक्त दोस्तों यूपी में जाएगी और ये यमुना में मिल जाएगी। कहाँ पर? पचनदे स्थान पर, जहाँ पर 5 नदियों का संगम होता है, इटावा के पास या जालौन के पास, वहीं पर ये आपकी चंबल जाकर मिल जाती है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश राजस्थान से होती है उत्तर प्रदेश की यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका देखो राजस्थान में गई, उत्तर प्रदेश में गई और मध्य प्रदेश में इसका उद्गम हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में ये नहीं जाती है। ठीक है, गुजरात से होकर नहीं गुजरती, इसका राइट आंसर यही होगा। क्योंकि नहीं पूछा था तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तो ये जाती है। ठीक है, तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, मध्य प्रदेश में जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संविधान के 4 अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य प्रशासन को नियंत्रण में लेने की शक्ति देता है? दोस्तों यहाँ पर हमसे बहुत घुमाकर क्वेश्चन पूछा है और बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है दोस्तों। कुछ नहीं पूछा, ये केवल आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। किससे? राष्ट्रपति शासन से। ठीक है, राष्ट्रपति शासन से। क्या ये कैसे संबंधित है सर? तो बात करेंगे अनुच्छेद 356 के बारे में। अनुच्छेद 356 में लिखा है जब भी किसी राज्य में कोई ऐसी आपदा आ जाए, कोई जो जैसे कि राज्यपाल को लगे कि इस राज्य को चलाने में मुख्यमंत्री का कार्यरत नहीं हो पा रहा है, तो राज्यपाल क्या करेगा दोस्तों? ये राज्यपाल जो होगा वो राज्य के प्रशासन को नियंत्रण में लेने के लिए राष्ट्रपति को एक पत्र लिख के भेज देगा। इस कारण राष्ट्रपति इसका क्या ले लेगा? पूरा का पूरा शासन नियंत्रण में ले लेगा और उसी को कहा जाता है दोस्तों राष्ट्रपति शासन। और इसका जिक्र दोस्तों अनुच्छेद 356 में है और 1935 के अधिनियम से इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये था आज का जो एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल क्वेश्चन था
जो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछने लगा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356, जिसके तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। आगे कह रहा है दोस्तों अनुच्छेद 243। तो दोस्तों यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जिक्र है। किसके बारे में? पंचायती राज व्यवस्था, जो कि 73वां संविधान संशोधन होता है आपका 1992 के अधिनियम से 1993 में लागू होता है। ठीक है, 1992 का अधिनियम 1993 में लागू। 124 की बात कर लें दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में उल्लेख है। यहाँ पर कहा गया है कि जो अनुच्छेद 124 है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 356। आगे कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस कारण से भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो दोस्तों इनमें से यदि कोई कारण है जिस कारण से क्या कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर पद से हटा देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि दोस्तों महाभियोग क्या है, महाभियोग किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो महाभियोग की चर्चा कर ले दोस्तों, ये आपका है अनुच्छेद 61 में। कहां पर है दोस्तों? याद रखेंगे अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख मिलता है। और दोस्तों पूछ लेगा कहां से लिया गया है, तो याद रखेंगे यूएसए के संविधान से, यूएसए के संविधान से महाभियोग को लिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर कह रहा है कौन सा आपका ऑप्शन है जिसके कारण राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटा सकते हैं, तो कह रहा है किसी आपराधिक कृत्य पर। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, यही क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने क्या लगाया, ऑप्शन नहीं लगाया, जो कि गलत है। ठीक है, किसी आपराधिक कृत्य पर, यदि राष्ट्रपति मर्डर भी कर दे दोस्तों तो भी उसको पद से नहीं हटाया जा सकता। ठीक है दोस्तों, अगर उसकी मानसिक स्थिरता हेतु, यानी कि उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है पद पर रहते हुए, तो भी वो पद पर नहीं रहेगा, वो पद पर रहेगा और वो पद से नहीं हटेगा, वो अपना इलाज करा के मानसिक संतुलन सही कर सकता है। आगे कह रहा है नैतिक पतन, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जो मुख्य पॉइंट है वो है आपका संविधान का उल्लंघन करने पर। यदि दोस्तों संविधान का उल्लंघन करता है राष्ट्रपति, तो इस कारण अनुच्छेद 61 का प्रयोग करके भारतीय संसद याद रखेंगे, महाभियोग का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जब भी संविधान का उल्लंघन होगा तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा था झिंझिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से का लोकप्रिय नृत्य है? तो बात कर देते हैं झिंझिया के बारे में। ये आपका बिहार से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा दोस्तों? बिहार से हो जाएगा आपका झिंझिया। इसके अतिरिक्त आपका जाट जटनी, क्या है आपका जाट जटनी पूछ लेगा। कहाँ से दोस्तों? जाट जटनी भी बिहार से। इसके अतिरिक्त दोस्तों विदेशिया, ठीक है विदेशिया, ये भी आपका बिहार से। ठीक है, ये सारे के सारे आपके जो नृत्य हैं ये सारे के सारे बिहार से, जिसमें आपका झिंझिया, जाट जटनी और विदेशिया। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर नौटंकी और जो नागिन डांस वगैरह ये सारे के सारे यहीं पर होते हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो आप लोग यहाँ पर एक नृत्य छापकर बताएंगे कौन सा मध्य प्रदेश से संबंधित है। कल की क्लास में हमने करवाया था। हरियाणा की बात कर लें दोस्तों, यहाँ पर है आपका क्या है झूमर। ठीक है, क्या है झूमर। अगर बात करेंगे घूमर की तो घूमर आपका राजस्थान में हो जाएगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। झूमर हरियाणा, जबकि घूमर राजस्थान। तो मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य बात कर ले तो भील डांस भी आपका बहुत सारा होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो झिंझिया की बात की जाए ये बिहार में हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों पौधे की सिंचाई के लिए निम्न में से किस तकनीकी के अंतर्गत सक्रिय नालिका का उपयोग करते हुए जिससे पानी पौधों की जड़ तक पहुंचाया जा सके। मान लीजिए दोस्तों कह रहा है कि ऐसा कौन सा आपसे सिंचाई की तकनीकी है जिसके तहत सक्रिय नालिकाओं का प्रयोग किया जाता है और पौधे की जड़ में पानी पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों इसे कहते हैं टपक, यानी कि ड्रिप सिंचाई। क्या कहते हैं? ड्रिप सिंचाई। और जो ड्रिप सिंचाई होती है ये सोयाबीन है वगैरह इस तरह की खेतियों में की जाती है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं छिड़काव के बारे में तो दोस्तों ये मटर के लिए, ठीक है मटर के लिए, चना के लिए, तो ये आपकी होती है वर्षा, जिसे कहते हैं चिड़िया वर्षा, उसे कहते हैं छिड़काव। ठीक है, और टपक जो होती है दोस्तों ये होती है ड्रिप सिंचाई, जिसे पतली पतली नालिकाओं के माध्यम से केवल जड़ों में पानी पहुंचाया जाता है। सीढ़ीदार खेती की बात की जाए दोस्तों, ये आपकी चाय की खेती की जाती है पहाड़ी इलाकों में, ताकि मिट्टी का कटाव ना हो और पानी एक स्थान पर ना रुके। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ड्रिप सिंचाई आपकी किससे संबंधित है? जिससे पानी पौधों की सीधे जड़ों तक जाए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है जहांगीर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो सबसे पहले याद रखेंगे जो जहांगीर था ये आपका मुगल बादशाह था। क्या था? ये आपका मुगल बादशाह। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगर बात कर लेते हैं जहांगीर की मृत्यु के बारे में तो दोस्तों जब जहांगीर की मृत्यु होती है तो वो साल होता है आपका 1627। क्या होता है? 1627 में दोस्तों जहांगीर मर जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं जहांगीर के अलावा जहांगीर के पप्पा अकबर, ये थे पप्पा अकबर, और जहांगीर के जो पप्पा थे ये आपके मरे थे 1605 में। आगे कह रहा है 1666 तो जहांगीर का बेटा था शाहजहां। क्या नाम था? शाहजहां। ठीक है, शाहजहां था और ये दोस्तों मरा था आपका 1666 में। अगर 1707 की बात करें तो यहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु होती है। किसकी होती है? औरंगजेब की। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये सारे के सारे मुगल बादशाह हैं। इसके अलावा याद रखेंगे 1530 में आपका कौन मारा जाता है? बाबर मारा जाता है। ठीक है, कौन मर जाता है? बाबर मर जाता है। और 1555
1555 में आपका 1556 में आपका मर जाता है हुमायूं। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर की जो मृत्यु है दोस्तों ये आपकी 1627 में हुई। और जहांगीर का जो शासनकाल है दोस्तों वो चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये थे साथी आज की इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें आज की जो CISF SCM 2019 का पेपर हुआ था उसके टॉप 25 जो क्वेश्चन पूछे गए थे यही आपके थे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि दोस्तों पसंद आया है तो आप एक बार इस सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, इस तरह के और एनालिसिस जिस भी विद्यार्थी का एग्जाम आने वाले दिनों में है तो CISF जो आप फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। ठीक है, देखते रहिए दोस्तों GS बाई DS सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। मिलते हैं कल एक और नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।